हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, जो नियतिवादी विचारक थे उनके अनुसार भूतल पर जो जनसंख्या का वितरण है उसमें जो प्राकृतिक कारक है वो जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करते हैं। लेकिन जब हम संभववादी विचारधारा पढ़ी तो उसमें हमने को पता चला कि मानवीय कारकों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जनसंख्या उसके घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले जो समस्त भौगोलिक कारक है उनको हम दो प्रधान वर्गों में विभक्त करते हैं, जिसमें पहला आता है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में हम जलवायु, भूविन्यास, मिट्टी, खनिज, जलापूर्ति, प्राकृतिक वनस्पति, इन सबको सम्मिलित करते हैं। यह प्रमुख है। ये इसमें से पहला पढ़ते हैं हम जलवायु। जलवायु जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य, उसके निवास, क्रियाएं सबको प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। और देखो, जो जलवायु के घटक हैं वो हैं तापमान, आर्द्रता, वर्षा, प्रचलित पवनें। अब हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य वर्धक जलवायु होती है वो मनुष्यों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। स्वास्थ्य वर्धक अगर जलवायु है तो मनुष्य उस तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसी के आधार पर हंटिंगटन जो थे उन्होंने कहा कि मानसिक कार्य के लिए 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस और शारीरिक जो श्रम होती है उसके लिए 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम उन्होंने बताया। और यही कारण है कि जो शीतोष्ण जलवायु है वो मानव स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। और इसी तरह से जैसे पर्याप्त वर्षायुक्त मानसूनी जलवायु भी जनसंख्या को सदैव आकर्षित करती रहती है। और यही कारण है कि संसार की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो मानसूनी एशिया के देश जैसे चीन है, जापान है, वियतनाम, कोरिया, भारत, पाकिस्तान आदि में पाई जाती है। और मानसूनी प्रदेशों में भी जो मैदानी भाग है उनमें जनसंख्या का अधिक जमाव मिलता है, क्योंकि वहाँ कम परिश्रम में और साल में 2 फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं और वहाँ खाद्य पदार्थों की भी पर्याप्त उपलब्धता बनी रहती है। इसी तरह से जो शीतोष्ण जलवायु वाले देश हैं, जिसमें पश्चिमी यूरोपियन देश है या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग है, वहाँ पर भी मानव समूह का निवास मिलता है। तो अब हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मानवीय निवास के लिए अनुकूल होता है। अब देखो, ये तो था अनुकूल तापमान। अब देखो, जहाँ बहुत अधिक ठंडी होती है या बहुत अधिक गर्म स्थान है वो मनुष्य के लिए रहने लायक नहीं होते और वहाँ पर जनसंख्या कम मिलती है या वहाँ पर जनसंख्या रहना पसंद नहीं करती है, क्योंकि देखो, अब बहुत कम तापमान के कारण या सदैव हिमाच्छादित रहने के कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का लगभग 150 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निर्जन पड़ा है। यानी कि वहाँ पर कोई नहीं रहता इतने बड़े भूभाग पर। क्यों? क्योंकि तापमान बहुत कम है और या तो धरातल हमेशा हिमाच्छादित रहता है या फिर साल के 2-3 महीने में वो हिम हटती है और फिर भी वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस कारण से वो शीत मरुस्थल में बदल चुके हैं और वहाँ पर स्थायी मानव निवास का लगभग अभाव है। वहाँ पर स्थायी मानव निवास नहीं है। इसी तरह से जो बहुत अधिक गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं वो भी मानव बसाव के लिए प्रतिकूल हैं। तापमान और आर्द्रता के सम्मिलित प्रभाव से ही वनस्पति और जीवमंडल का निर्धारण होता है। अधिक आर्द्रता और अधिक शुष्कता दोनों ही क्या करते हैं, जो कृषि उत्पादन होता है उसको सीमित कर देते हैं। तो ये भी मानव बसाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अधिक उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश है वहाँ घने जंगल मिलते हैं, वर्ष भर उमस रहती है। तो वहाँ जिसके कारण वह बहुत अल्प जनसंख्या निवास करती है और उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें भी कोई वो जनजाति होती है, जैसे पिग्मी जनजाति है, सकाई जनजाति है। तो ये लोग वहाँ पर निवास करते हैं बहुत कम मात्रा में।
इसी तरह जो मरुस्थलीय भाग है जैसे कि सहारा है या कालाहारी मरुस्थल है, अरब है, गोबी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल है, ये भी लगभग निर्जन है। और देखो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है। इसी तरह से अब जलवायु का अन्य घटक है वर्षा। तो वर्षा का वितरण और जनसंख्या के वितरण में या घनत्व में सीधा संबंध होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से अगर हम कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तरफ जाएंगे तो जनसंख्या क्या होगी, घटती जाती है। और इस तरह से जनसंख्या, तापमान, ये सभी तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सभी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। दूसरा आता है भूविन्यास या स्थलाकृति। अब देखो हम अगर किसी भी जगह की जनसंख्या के वितरण या घनत्व को देखेंगे कि तो वहाँ पर जो उसकी स्थलाकृति है उसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और इसमें देखो स्थलाकृति में सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है बजाय पठारी और पहाड़ी भागों के। अब देखो मैदानी भाग है, समतल जगह है, तो कृषि करने के लिए पर्याप्त भूमि होती है, साथ ही यातायात, सिंचाई, व्यापार आदि की सुविधा भी उस जगह को प्राप्त होती है। तो यही कारण है कि विश्व की अधिकतर जनसंख्या जो समतल मैदानी भाग है उनमें निवास करती है। अब देखो इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे चीन है, चीन में सर्वाधिक जो अधिकांश जनसंख्या मिलती है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या चीन में मिलती है। वो उसके पूर्वी भाग में जो उसकी नदियां हैं, हांगो, शिक्यांग, ग्यांगसिटी, उन नदियों के मैदानों में ही मिलती है अधिकतर जनसंख्या। जबकि उसका जो पश्चिमी भाग है वो पठारी और पहाड़ी है, तो वहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है या उसका वितरण है वो बहुत कम है। इसी तरह से यूरोप में राइन, डेन्यूब, शीन, वोल्गा आदि नदियों के मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का मैदान सघन रूप से आबाद है, यानी कि वहां पर बहुत अधिक जनसंख्या मिलती है। तो मानव जो ऊंचे नीचे प्रदेश है, अधिक विषम है पहाड़ी प्रदेश, जो कि खेती करने, बस्ती बनाने या यातायात की दृष्टि से अनुकूल नहीं है, तो वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। तो यही कारण है कि स्थलाकृति या भूविन्यास भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। अगला आता है मिट्टी। तो मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का ही इतिहास है। अगर हम ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति की शिक्षा का प्रारंभ ही मिट्टी से होता है, जहाँ वह रहता है, तो मिट्टी भी वनस्पति का आधार है। सभी पेड़ पौधे उसी मिट्टी में ही उगते बढ़ते हैं। तो उर्वरक और उपयोगी मिट्टी अनिवार्य होती है। और मनुष्य सहित जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उनके भोजन अनाज या वनस्पतियों के रूप में मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। तो यही कारण है कि जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी मिलती है वहाँ पर जनसंख्या का अधिक घनत्व मिलता है, जहाँ पर कम उपजाऊ मिट्टी मिलती है वहाँ जनसंख्या कम मिलती है। तो मिट्टी और जनसंख्या वितरण और घनत्व में सीधा संबंध पाया जाता है। इसके साथ ही देखो कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जिसमें रासायनिक जो संगठन है या जो रासायनिक तत्व उनमें मिश्रण मिलता है, जैसे कि लावा मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है, जो कि उत्पादन में अत्यधिक उर्वरक मिट्टी है, उत्पादन अधिक करती है। तो यहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। भारत में अगर हम देखें तो उत्तरी जो मैदानी भाग है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी या जो दक्कन का पठार है वहाँ पर काली लावा मिट्टी मिलती है, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग में लाल, पीली या लेटराइट मिट्टी मिलती है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व या वितरण कम है। अगला आता है खनिज पदार्थ। औद्योगिक क्रांति के पश्चात खनिज संसाधनों की उपलब्धि ने जनसंख्या के वितरण को काफी प्रभावित किया है। और ये सच्चाई भी है कि लोहा, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज हैं और इनके जो प्रयोग से हैं बहुत सारी हम दूसरी वस्तुएं भी बनाते हैं। सोना, चांदी, ये बहुमूल्य खनिज हैं। और हमें पता है कि जो खनिज संसाधनों का वितरण है वो असमान है। विश्व में खनिज संसाधनों का वितरण असमान है। तो
असमान वितरण के कारण जहाँ पर खनिज संसाधन मिलते हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। इसका एक उदाहरण है कि यूरोप में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कोयले पेटी के मिलने के कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलती है, या वहाँ का जो यूरोपीय जनसमूह का जो जमाव है वो वहीं पे मिलता है 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। और देखो इसी कारण से ये बहुत सघन जनसंख्या इन अक्षांशों के बीच मिलती है। और इसका एक उदाहरण ये भी है कि जैसे पेट्रोल खनिज है। अब देखो अगर हम अरब कंट्रीज लेंगे जिसमें कुवैत, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, इन सब में क्या है, पूरा रेगिस्तान है, अरब का मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल खनिज के मिलने के कारण जनसंख्या का क्या हुआ है, अभी यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, या यहाँ पर हम जनसंख्या का जमाव देख सकते हैं। इतनी मानव के प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाएं यहाँ मिलती हैं। पर्यावरणीय दशाएं यहाँ अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी पेट्रोल के कारण यहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। इसी तरह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी मरुस्थल है, तो वहाँ पर भी काल गुरली और कुलगार्डी 2 शहर हैं जहाँ पर सोने की खानें मिली हैं, और इस कारण से इन नगरों का विकास बहुत अधिक हुआ है। अब देखो मरुस्थल में है तो वहाँ पर 1000 किलोमीटर दूर पूर्वी भाग से पानी भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या रहती है किस कारण से, सोने की जो बहुमूल्य खनिज है उसके कारण से। अगला आता है जलाशय। तो जल मनुष्य की एक जैविक आवश्यकता और उसके अभाव में मानव जीवन संभव नहीं है। मनुष्य वहीं पर निवास करेगा जहां उसको पीने के लायक जल स्रोत प्राप्त होंगे। और यही कारण है कि देखो प्राचीन काल में जितनी भी मानव बस्तियां बसी या फिर नगर बसे सभी कहाँ, नदियों के किनारे। और उस टाइम नदियां यातायात के भी प्रमुख साधन थी। और अब आधुनिक जो युग है या वर्तमान में हम देखते हैं कि विश्व के जो बड़े बड़े नगर है वो समुद्र तटों पर स्थित है या महत्वपूर्ण समुद्र पत्तनों के रूप में विकसित हुए, जैसे कि न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स है, लंदन, टोक्यो, शंघाई, सिंगापुर, ये सभी इसके उदाहरण हैं। शुष्क मरुस्थलीय भागों में भी जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है जहाँ पर कोई जलाशय है, उसके चारों तरफ हरियाली है या पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर मनुष्य निवास करते हैं। लेकिन वो मनुष्य तब तक निवास करते हैं जबकि तक उस जलाशय में पानी है। जैसे ही वो जलाशय का पानी सूख जाता है तो वो लोग कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। अगला आता है स्थिति एवं अभिगम्यता। तो स्थिति का अभिप्राय किसी स्थान या क्षेत्र की अभिगम्यता या पारस्परिक स्थानिक स्थिति से है। इसमें ये होता है कि कोई प्रदेश और उसकी जो स्थिति और अभिगम्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। किसी प्रदेश में आवागमन की सुविधाएं जितनी अधिक होगी वह प्रदेश जनसंख्या को उतना ही अधिक क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे समतल मैदानी भाग रेल मार्ग, सड़क, नहर आदि के लिए उपयुक्त होते हैं तो वहाँ अधिक जनसंख्या रहना पसंद करती है। इसके विपरीत जो पहाड़ी भाग है या ऊंचे नीचे या दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ जैसे कि स्थलीय साधनों का विकास करना बहुत कठिन कार्य है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये थे प्राकृतिक कारक जिसमें हमने पढ़ा जलवायु, भूविन्यास या स्थलाकृति, मिट्टी, खनिज पदार्थ, जलाशय और स्थिति एवं अभिगम्यता। अगले आते हैं मानवीय कारक। तो मानवीय कारक में पहला आता है आर्थिक कारक। अब देखो किसी भी क्षेत्र में मानव निवास के लिए वहां जीविका के किसी न किसी साधन का होना अनिवार्य होता है। और जीविका के साधनों में जैसे हम आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन, विविध सुविधाएं आदि को शामिल करते हैं। तो जहाँ पर एक या एक से अधिक आय के स्रोत उपलब्ध या विकसित होते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक आकर्षित होती है, वहाँ जनसंख्या रहना पसंद करती है, वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। कृषि प्रधान देशों में उन भागों में जहां उपजाऊ मिट्टी सहित और कोई जैसे मिट्टी के अलावा पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, अन्य भौगोलिक परिस्थितियां, तापमान अनुकूल होना चाहिए फसलों के, तो वहां पर भी मानव बसाव अधिक पाया जाता है। तो ये आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण और
उसके घनत्व को प्रभावित करते हैं। अगला आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो जनसंख्या के वितरण में सामाजिक संगठन, वर्ग भेद, रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक विश्वास तथा जीवन मूल्यों के प्रभाव को देख सकते हैं, लेकिन ये लघु स्तर पर मिलते हैं। जिन रूढ़िवादी समाज में सामाजिक मान्यताएं या धार्मिक विश्वास आदि परिवार नियोजक में बाधक होते हैं, वहां पर जनसंख्या की वृद्धि तीव्र होती है। और इसका कारण एक मैं बताऊं आपको, जो विभिन्न मुस्लिम देश या विकासशील देश हैं, वहां पर क्या करते हैं कि परिवार नियोजन नहीं अपनाते, तो वहां उन देशों में क्या होता है कि वहां पर जनसंख्या बढ़ती जाती है। वो लोग कहते हैं नहीं, ये धर्म के विरुद्ध है, ये हम नहीं करेंगे, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो ये वहां पर जनसंख्या बढ़ती जाती है। इसी तरह से सामाजिक प्रथाएं, जीवन मूल्य जनसंख्या के स्थानांतरण को भी नियंत्रित करते हैं, और इसका जो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव है जनसंख्या के वितरण में देखने को मिलता है। जो पाश्चात्य देश हैं उनमें क्या जनसंख्या के प्रवास को वो प्रोत्साहित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अधिक जनसंख्या वाले जो यूरोपीय देश है वहां से मानव स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरे जो अल्प जनसंख्या वाले देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अन्य देशों के लिए। लेकिन इसके विपरीत जो पूर्वी या प्राच्य सभ्यता वाले एशियाई देश है, वहां पर इस तरह की जो गतिशीलता वो कम है, और वहां पर देखो आर्थिक दौड़ भी बहुत मंद है। लोग अपनी आय और साधन के अनुसार जीवन यापन करके निम्न जीवन स्तर में भी संतुष्ट है, लेकिन वो प्रवास को क्या करते हैं, अपनाते नहीं है। तो इसलिए वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाती है। अगला आता है राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को विभिन्न रूपों में नियंत्रित करता है। और जिसमें देखो कुछ ऐसा होता है कि पहले क्या था कि प्रवास को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया, और विभिन्न देश अपनी जनसंख्या जो नीतियां हैं उसका इस तरह से निर्धारण करते हैं वर्तमान में, जिससे के द्वारा जनसंख्या वृद्धि और प्रवास को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। और इसका एक उदाहरण है कि आप ऑस्ट्रेलिया की जो श्वेत नीति देखेंगे, उसमें वहीं के जो गोरे लोग हैं उनको वहां की नागरिकता प्राप्त होती है, और अन्य लोगों को वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। ये वहां की श्वेत नीति है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो लगभग सभी जो राष्ट्रीय सरकार है उन्होंने आप्रवासन पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि कोई विदेश हमारे देश में आके नहीं बसेगा, ऐसा उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो नीतियां हैं, राजनीतिक जो कारक है, ये भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा देश विभाजन या युद्ध आदि भी जनसंख्या के स्थानांतरण होने से इनके कारण वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान विभाजन इसका एक उदाहरण है, जिससे कि जनसंख्या का वितरण में काफी परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। अगला आता है जननांकी कारक। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास और नगरीकरण जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख जननांकी तत्व हैं। अब देखो पिछले जो 50 वर्ष हैं उनमें सभी देशों ने जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय आवास और प्रवास पर प्रतिबंध है। और जैसे कि भारत और चीन जैसे देशों का तो पहले से ही आकार बढ़ा है, तो वहां पर प्रवास नहीं होगा तो क्या होता है, प्राकृतिक वृद्धि होती रहती है। और देखो अब ये विकासशील देश चाहकर भी अपनी जन्म दर को कम नहीं कर पा रहे, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ रही है, लेकिन जन्म दर उतना ही बना रह रहा है, या जन्म दर में बहुत गिरावट हम नहीं ला पा रहे, जिसके कारण इन देशों में प्राकृतिक वृद्धि निरंतर बढ़ती जा रही है या तीव्रता से बनी हुई है। और यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या जो बसाव है वो अधिक होता जा रहा है। इसके अलावा नगरीकरण भी विकास के वितरण पर प्रभाव डालता है, क्योंकि नगरों में विकास से जो ग्रामीण जनसंख्या है, रोजगार आदि सुविधाओं की खोज के लिए क्या करती है, नगरों की ओर फ्लाइंग करती है। तो इस कारण से नगरियों में जनसंख्या का घनत्व या बसाव अधिक तेजी से बढ़ता है। तो ये सभी कारक थे जो जनसंख्या की वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले।
जिसमें प्राकृतिक कारक में हमने पढ़ा जलवायु, मिट्टियाँ, और जो जलाशय, भू विन्यास या स्थलाकृति। मानवीय कारक में हमने पढ़े आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक और जननांगीय कारक।